बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से कहा गया है कि मुज़ाकरात करने वालों में नवाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब और बानी पीटीआई के नाम भी शामिल होने चाहिए। जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से कहा गया कि नून लीग को कामयाबी के साथ हुकूमत करनी है तो उससे इत्तेफाक राय से फैसले करने होंगे। वो समझती है कि उनके पास 2/3 अक्सरियत है और उन्हें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से कहा गया कि हुकूमत जो है खुलूस नियत से मुज़ाकरात की कामयाबी चाहती है, लेकिन इन मुज़ाकरात में नवाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब और बानी पीटीआई अगर शामिल हो जाते तो अच्छा होता। कुछ नहीं हो रहा जी, कोई मुज़ाकरा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सिस्टम जा रहा है, कोलैप्स हो गया टोटल। और ख्वाजा आसिफ साहब ने आज जो गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने कहा है कि कुछ मिलती जुलती बात की है उससे कि ये देखना होगा कि कहीं हम इस्तेमाल तो नहीं हो गए या होने जा रहे हैं ऐसे करके। मेरा ख्याल है कि वो काफ़ी देर से उनको ख्याल है वो इस्तेमाल शायद हो गए हैं, या उन्होंने पता नहीं क्यों ये बात की है कि हम इस्तेमाल तो नहीं होने जा रहे। मैं आपको सिर्फ एक बात यहाँ पे ये बताऊँ कि जो इस पूरे सिनेरियो में जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसको ख्वाजा आसिफ साहब ये नहीं बता रहे कि कल तो DGISPR ने ये कहा है कि ये एक दहशतगर्द जमात है, यकीनन PTI की तरफ इशारा था उनका, और ये है कि 2014 से सारे मामले। तो फिर ये कौन से मुज़ाकरात हैं जिनका जिक्र राना सनाउल्लाह साहब कर रहे हैं कि उसमें जो है वो जरदारी साहब को लाया जाए और नवाज शरीफ साहब को भी लाया जाए, और उन्होंने नाम लिया कि इमरान खान साहब को भी हिस्सा बनाया जाए कमेटी का या उनको भी लाया जाए, तो कैसे लाया जाए? तो ये कन्फ्यूजन है इस पूरे अरेंजमेंट में, मैसिव कन्फ्यूजन है। और वो मेरे ख्याल से, मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि वो कन्फ्यूजन, वो ये अरेंजमेंट नहीं चल रहा, अरेंजमेंट हुकूमत नहीं, अरेंजमेंट जो है ये नहीं, इसकी मतलब इसको नहीं, तो ये तो एक अजीब सा क्योस है, ये नहीं चल पा रहा अरेंजमेंट। और ये जब मुल्क में चैलेंजेस बड़े हैं और फॉरेन पॉलिसी, आपकी मईशत सारा हिला हुआ है मुल्क, समझ ही नहीं आ रही है, मतलब इनको खुद नहीं समझ में आ रहा कि इस अरेंजमेंट में बड़ी पार्टियाँ हैं सारी, मुस्लिम लीग नवाज बड़ी हुकूमत है, बड़ी जमात है, वो जो भी है वो उनसे उनको पता ही नहीं कि मुज़ाकरात करने हैं, क्या करना है, ओके हम इस्तेमाल ना हो जाए, इस्तेमाल हो गए हैं, होना है। मुझे तो लगता है कि शायद हो गए, इस्तेमाल नहीं हुए, कंज्यूम हो गए हैं, सारा अरेंजमेंट कंज्यूम हो गया, कंज्यूम हो गया, इस लफ्ज़ पे मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये अरेंजमेंट कंज्यूम हो गया, तहलील हो गया, गायब हो गया, ये जा चुका है, ये मतलब बस ये नहीं चल पा रहा। अब इसको कैसे इसने जाना है, ये इनको पता है, ये शायद नहीं पता, लेकिन बहरहाल ये नहीं, ये एक जमात होती है ना, ऑन करती है किसी को, ये मुस्लिम नून की हुकूमत है, ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, PTI की, ये किसकी हुकूमत है किसी को नहीं पता, ये पता ही किसी को नहीं है, तो वो पे कैसे आगे चलेगा? हुकूमत होती है, मतलब कुछ, बहरहाल जो भी है, मैं ज़्यादा इस पर बहुत बात कर चुका हूँ, बस मुझे ये है कि नहीं चल रहा अरेंजमेंट। तो जब बात की थी नहीं चल रहा, तो कह रहा हूँ मैं नहीं चल रहा, तो नहीं चल रहा, चलाएं कह दिया मैंने एक दफ़ा नहीं चल रहा, तो नहीं चल रहा, नहीं, इसका कोई है ही नहीं सर पैर, तो क्या है इसका, कोई वाली वारी से नहीं इस अरेंजमेंट का। बहरहाल अल्लाह ताला खैर करे, मुल्क के इश्यूज बहुत बड़े हैं, ये इससे निकलें। अच्छा, कहीं तसादुम फैल रहे हैं और कहीं जो है वो हैरान कुन वाक़यात इस वक्त दुनिया में हो रहे हैं, हैरान कुन वाक़यात। मिसाल के तौर पे मैं शुरू इसको यहाँ से करता हूँ कि एक साहब है, उनका नाम है अब्दुल्ला ओगलान उनका नाम है। वो उनकी उम्र अब तकरीबन हो गई है 75 साल, अब्दुल्ला ओगलान की। ये जो है ये सीरिया में पैदा हुए थे और ये कुर्द हैं, और ये जो है ये सीरिया में ये पैदा हुए कुर्द हैं। फिर उसके बाद इन्होंने मतलब इनकी पूरी, मैं जो ज़िंदगी की इनकी पूरी उसको नहीं ज़्यादा बयान करूँगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊँ कि ये PKK के सरबराह हैं, यानी वो PKK जिसको तुर्की एक दहशतगर्द तंजीम करार देता है, ये उसके सरबराह हैं, उसके बानी। इनकी एज तकरीबन 75 साल है। ये तवील अरसे तक शाम में रहे, और जब बहुत ज़्यादा कशीदा हो गए मामलात तुर्की और शाम के 80 और 90 की दिहाई में, तो फिर इन्होंने शाम, इनको कहा गया कि आप छोड़ दें। बहुत तलखी हो गई थी तुर्की और सीरिया के दरमियान, इन्होंने सीरिया को छोड़ दिया। फिर इन्होंने मुख्तलिफ जो है वो, एक वक्त ऐसा आया इन्होंने रशिया जाने की कोशिश की, फिर इन्होंने कोशिश की कि इनको, लेकिन उस वक्त ये वो दौर है 90s, अर्ली 90s,
इन्होंने कोशिश की कि ये, क्योंकि सोवियत यूनियन टूट चुका था, रशिया में नहीं जा पाए, फिर यूरोप के अंदर इन्होंने, यहाँ तक सूरत हाल हो गई कि यूरोप के एक मुल्क में प्लेन इनका लैंड हो रहा है, प्लेन ही वहाँ से डाइवर्ट हो गया, उस मुल्क को टर्की की तरफ से मैसेज गया कि ये जहाज़ में अब्दुल्ला ओगलान आ रहा है तो इसको आप लैंड नहीं होने देंगे। मतलब एक अजीब सा एक इनकी पूरी हिस्ट्री अब्दुल्ला ओगलान की। फिर अब्दुल्ला ओगलान जो है ये कीनिया में लैंड हुए और कीनिया में जो है इनको जो है वो टर्की के हसास अदारों ने वहाँ पे इनको कीनिया में गिरफ्तार कर लिया 1999 में, 1999। और इनको जब गिरफ्तार कर लिया वहाँ पे तो उसके बाद उस दिन का जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उसने ये खबर लगाई थी कि यूएस हेल्प टर्की फाइंड एंड कैप्चर कुर्द रेबल। ठीक है, अब्दुल्ला ओगलान को वहाँ पे उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और टर्की जो है वो टर्की के हवाले कर दिया। अमेरिका ने भी हेल्प की होगी। टर्की जो है वो ज़ाहिर है नेटो का मेंबर है, अमेरिका से उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। इनको पकड़ लिया जनाब कीनिया में और कीनिया से इनको टर्की के हवाले कर दिया 1999। 1999 से 2009 तक 10 साल अब्दुल्ला ओगलान जो है, ये जो सी ऑफ बॉस्फोरस है, सी ऑफ बॉस्फोरस, उसमें एक छोटा सा एक जजीरा है। उस जजीरे का जो नाम है, अगर हम ये मैप दिखाएं थर्ड, उसका नाम है इमराली। इमराली नाम का एक जजीरा है और बड़ा, इस पे जो है वो एक बहुत बड़ी जेल बनी हुई है। वो देखें छोटा सा दरमियान में जिसमें बॉक्स, एक बॉक्स आपको नजर आ रहा है ना, बॉक्स के अंदर छोटा सा एक बहुत छोटा सा जजीरा है। तो ये जो जजीरा है इसके ऊपर सदियों पुराना एक किला कहें उसको या जेल कहें, वो किला जेल बिल्कुल समंदर के अंदर एक जजीरे के ऊपर एक किला है और वो जेल है। ये जो है ये बाज़ंतीनी दौर और उसके बाद फिर ऑटोमन्स के दौर में ये एक बड़ी खौफनाक किस्म की एक जेल रहा। एक ज़माने में यहाँ पे गांव वगैरह में लोग रहते थे, लेकिन फिर यहाँ से सारे लोगों को हटा दिया गया और ये एक जेल बन गई। 2009 से लेके 1999 से 2009 तक ये अब्दुल्ला ओगलान जो पीके के रहनुमा थे, ये उस जेल में अकेले कैदी थे। 9 साल तक ये वाहिद शख्स था जो उस जेल में अकेला था। यानी कैद तन्हाई तो ये होती है ना कि कोई एक कमरे में बंद हो, एक होता है कि किले के अंदर ही आप अकेले हैं और वो उसके बाहर जजीरा है। तो ये पीके के ये सरबराह वहाँ पे 9 साल तक अकेले रहे, लेकिन फिर इनकी कैद तन्हाई ख़त्म हो गई। और ख़त्म इसी वजह से हुई कि वहाँ पे ये रहे तो अकेले ही, लेकिन पता चला कि वहाँ पर जो जेल है उस जेल में पीके के मज़ीद जो लोग गिरफ्तार हुए, 2-3 और 3 रहनुमा गालिबन, उनको भी वहाँ पे भेज दिया गया। तो जो भेजा गया तो गालिबन इनके ऊपर बातचीत आपस में होती होगी किसी वक्त या जो भी, लेकिन वो जेल में मतलब एक, अब आ जाएं आप आगे बढ़ते हैं हम। पीके के एक उन्होंने एक दहशतगर्द मामला शुरू किया, वहाँ पे काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, और सीरिया के जो हालात डेवलप हुए। लेकिन कुछ अर्से पहले ये हुआ कि वहाँ पर जो उनकी डेमोक्रेटिक एंड इक्वलिटी पार्टी करके DEM करके जो है, तो उनके मुज़ाकरात शुरू हुए टर्किश, अच्छा उनके इनके इलेक्टेड मेंबर्स भी हैं, यानी पीके के तो एक दहशतगर्द तंजीम है ना, लेकिन इनके जो इनका पॉलिटिकल विंग भी है, वो पॉलिटिकल विंग पार्लियामेंट में भी बैठे, टर्किश पार्लियामेंट में मौजूदगी है। तो फिर ये हुआ कि जो टर्किश जो प्रेसिडेंट एर्दोगन के साथ इनकी पार्टी के उनकी पार्टी के मुज़ाकरात शुरू हुए। ये सीरिया में ये बशारुल असद की हुकूमत के खात्मे से पहले ये हल्के मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं मुज़ाकरात चलते रहे, साथ साथ लड़ाई भी हो रही है और साथ साथ मुज़ाकरात भी हो रहे हैं सियासी लेवल पे। तो वो मुज़ाकरात ये थे कि भाई अब्दुल्ला ओगलान जो हैं 75 साल अब्दुल्ला ओगलान जो कि 2009 से कैद हैं वहाँ पे उस जजीरे पीके के, अगर ये पीके के जो है ये हथियार फेंक दे और सियासी अमल का हिस्सा बन जाए और फिर जो भी कुर्द इलाकों के अंदर जो भी मामलात हैं वो डायलॉग से आगे बढ़ाए जाएं, डायलॉग किया जाए, तो
उसके बाद जो है वो तैयब उर्दुगन जो है उनकी पार्टी ने ये कहा कि ये जो अब्दुल्ला ओगलान है ये अपील करें अपने लोगों से कि आप हथियार फेंक दो, फिर ये पार्लियामेंट से भी खिताब कर सकते हैं यही बात कि भाई हम मुकम्मल तौर पे तुर्की के साथ हैं और ठीक है हमारे जो भी खुद मुख्तारी के मामलात हैं वो डायलॉग से होंगे, सारे दहशत गर्दी नहीं होगी, ये नहीं होगा। और उसका ये जो कि सीरिया से हैं, सीरियन बॉर्न है, कुर्द हैं, तो इसलिए ये नहीं ये टर्किश बॉर्न है लेकिन सीरिया में रहे, मैं क्लैरिटी करूँ, है पैदाइश इनकी टर्की में है लेकिन फिर उसके बाद ये जो है ये चले गए। वो चूँकि उस वक्त ज़ाहिर है 75 साल पहले एक वहाँ की जो नक्शा था और वो सारे मामला ज़रा डिफरेंट थे, लेकिन उन इलाकों में ये इनकी पैदाइश है जो तुर्की में है लेकिन फिर सीरिया में आए। अच्छा, अब ये हुआ कि वो मुज़ाकरात चलते रहे, दरमियान में ऊपर नीचे होते रहे सारे, पे दहशत गर्दी का वाक़या हो गया, फिर कुछ साथी बशारुल असद की गवर्नमेंट गिरी तो वो एक खाना जंगी शुरू हो गई वहाँ पे। वो कुर्द, अच्छा PKK को अमेरिका ज़ाहिर सपोर्ट करता है, वो कुर्द, अच्छा उधर जो एक मामला शुरू हो गया, तो इनके डायलॉग लेकिन साथ साथ चलता रहा। आज जो एक बड़ी खबर है इस खत्ते से, जो कि बड़ी खुशाइंद खबर है, बहुत खुशाइंद खबर है, मैं कम से कम इस खबर को बहुत, इस फैसले को बहुत ज़्यादा मैं अहमियत दे रहा हूँ, और ये पूरा जो सिनेरियो है उसका ये रुख बदल सकता है अगर ये मामला आगे बढ़ते हैं तो। और वो जो है वो ये है कि टर्की ने उनकी जो DEM पार्टी है, PKK की का जो पॉलिटिकल विंग है, उसको इजाज़त दे दी है कि वो अब्दुल्ला ओगलान से जाके जेल में मुलाकात करें। कई सालों के बाद ये इजाज़त मिली है कि वो जाओ। मैं यहाँ पे डेली सभा को कोट कर रहा हूँ कि 31 के टर्की अलाउज DEM पार्टी टू विजिट PKK जेल लीडर ओगलान, अब्दुल्ला ओगलान। अब अब्दुल्ला ओगलान से मुलाकात की इजाज़त दे दी है। ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है टर्की और PKK के दरमियान, यानी टर्की और वो जमात जो कि उसका पॉलिटिकल विंग जाके मिलेगा अब्दुल्ला ओगलान से। मुझे इस बात का यकीन है कि ये अब्दुल्ला ओगलान जो हैं ये इस पूरे सिनेरियो में ये चाहेंगे, और मेरी ख्वाहिश भी है कि ये एक सियासी अमल का हिस्सा बने, और सियासी अमल का हिस्सा बने। और जब टर्की ने इजाज़त दी है तो ये वहाँ पर ज़ाहिर है यही बात, देखें दहशत गर्दी और ये सारे मामला ये किसी इशू का हल नहीं है। अल्टीमेटली टेबल पे आना बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है कि ये उनकी पॉलिटिकल पार्टी जो है वहाँ जाके अगर मुलाकात करती है, और जो अल अरबी अभी इसको पॉजिटिव अरब मीडिया भी इसको कर रहा है कि टर्कीज 32 प्रो कर्दिश पार्टी टू विजिट जेल PKK लीडर अब्दुल्ला ओगलान। बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। अच्छा, अब्दुल्ला ओगलान जो है, मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि और जो कुर्द मीडिया है, जो PKK का मीडिया है, वो भी इसको इसी तरह से रिपोर्ट कर रहा है कि जी ये जो है ये इनकी मुलाकात होने जा रही है और बड़ी खुशाइंद है। और ये सारा, और जो टेलीग्राम चैनल्स हैं इनके और बाकी जो सोशल मीडिया के ग्रुप्स हैं उसमें भी इस बात को बहुत अच्छा करार दिया जा रहा है। कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि फतह हो गई, हम जीत गए टर्की से, लेकिन बाकी लोग डाउन प्ले कर रहे हैं इसको, कह रहे हैं नहीं ये बहुत अच्छा है। तो एक बड़ी अच्छी बात है जिसके नतीजे में वो जो झड़पें हैं वो रुक गई हैं। टर्की जो सीरिया में लड़ाई हो रही थी वो रुक गई है इस वक्त, और ये बहुत बड़ा स्टेप हुआ है कि जी डायलॉग की तरफ चली गई है PKK का पॉलिटिकल विंग, और टर्की ने इजाज़त दे दी है कि आप जाके बात करें। मैंने आपसे कहा कि कंडीशन ये रखी थी इसमें, कंडीशन जो ये मुज़ाकरात जो हो रहे थे उसमें ये बशर अल असद की गवर्नमेंट गिरने से पहले, मैं रिपीट करता हूँ, ये उस वक्त शुरू हो गए थे। उस वक्त शुरू ये हुए थे कि जी सियासी अमल का हिस्सा कैसे बने, लेकिन फिर वो एक आपको पता है हर जमात में मिलिटेंट विंग होता है, नहीं हम तो लड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली फिर वो जो सियासी विंग है वो हावी आ गया उस पर, और सियासी विंग ने कहा कि आप इसको रोकें। आज झड़पें रुकी हुई हैं 24 घंटों से, और पर ये आज मेरे ख्याल से रात को, और कल हम इसको डिस्कस कर लेंगे, आज रात को या शाम को या रात को किसी वक्त जो है वो मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि अभी जब ये प्रोग्राम लाइव जा रहा है तो वो जेल में पहुंच चुके हैं, मुलाकात के लिए जेल पहुंच चुका है डेलीगेशन। जब डेलीगेशन कौन सा पहुंचा है, वो बाकायदा जो पार्लियामेंट के रुकन, कोई उनमें से डिप्टी मेयर है, कुछ मतलब जो मैंने बताया ना उनका एक विंग पॉलिटिकल प्रोसेस में भी इन्वॉल्व है, तो बड़ा ब्रेक थ्रू है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये पॉलिटिकल डायलॉग आगे बढ़ेगा और टेररिज्म और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट से हटेंगे सारे लोग। बड़ी अच्छी खबर है, और उसका रिजल्ट जो है पूरे रीजन पे पड़ेगा, और सीरिया पे भी पड़ेगा, और टर्की पे भी पड़ेगा। वहाँ पे टेररिज्म की एक्टिविटीज सारी ख़त्म होंगी। दूसरी जो बात है वो बड़ी हैरानकुन है, वो ये है कि हमास मौजूद है, याहिया सिनवर और तमाम लोगों के दुनिया से रुखसत होने के बावजूद
हमास मौजूद है गज़ा में, और थोड़ी देर पहले हमास ने वो जो मलबा है, वो जो कब्रें हैं, जो वहाँ से एक बार फिर इसराइल पे रॉकेट फायर कर दिए हमास ने। और इसराइल को बिल्कुल इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ से रॉकेट्स आ सकते हैं, वहाँ से रॉकेट्स फायर हो गए। और ये जो रॉकेट्स फायर हुए हैं, ये रॉकेट्स फायर होने से पहले जो है वो कमाल अदवान अस्पताल, जो कि आखिरी अस्पताल था पूरे गज़ा में, आखिरी अस्पताल था, उस अस्पताल को, कमाल अदवान अस्पताल को पहले तो वहाँ पे इसराइल ने स्ट्राइक्स की कल रात, और फिर कल लेट नाइट ही उस अस्पताल को आग लगा दी, जला दिया उस हॉस्पिटल को। उसके बाद ये हुआ कि जला दिया, और इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है वो मतलब वो कोई 48 के करीब लोग उसमें ज़िंदा जल गए या वो मारे गए। भरपूर लड़ाई फिर गज़ा में दोबारा, क्योंकि वहाँ पर अच्छा फिर वो जो उनकी तरफ से भी ऐलान हुआ, कसाम ब्रिगेड की तरफ से, कि हम इस अस्पताल को जलाने का जवाब देंगे। कसाम ब्रिगेड मौजूद, उन्होंने कहा हम जवाब देंगे, बाकायदा बयान आया कि हम जवाब देंगे इसका, और उन्होंने रॉकेट फायर कर दिया, मिसाइल फायर कर दिया इसराइल के ऊपर। गज़ा की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद ये हुआ पिछले 24, तो हमास अब एक क्योटिक सूरत हाल है कि ये क्या हुआ। अच्छा क्योटिक, फिर उसके बाद ये हुआ जो मैंने कल भी बात की थी कि मुसलसल 5 रातों से ये हुआ कि कल जो है वो दोबारा इसराइल ने परसों स्ट्राइक्स की थी, क्योंकि परसों भी रात को मुसलसल रोज़ रात को हुतीज़ अटैक करते हैं, इसराइल के ऊपर हुतीज़ अटैक करते हैं। अब ये हुआ कि परसों हमने कहा कि वो जनाब उन्होंने जो है वो हुतीज़ ने स्ट्राइक्स की, जवाब ने इसराइल ने स्ट्राइक्स कर दी। उसके नतीजे में WHO के जो सरबराह मौजूद थे, उन्होंने फिर पूरा मैसेज भेजा कि भाई मैं जिंदा बच गया हूँ खैरियत से, लेकिन मैं बड़ा कंडेम करता हूँ वगैरह वगैरह। हुतीज़ ने दोबारा कल रात को, परसों रात को ही जब ये सारा वाक़या हो गया, तो कल हमने डिस्कस किया था कि स्ट्राइक्स, उसके बाद ये हुआ कि वो जब स्ट्राइक्स हो गई दोबारा उनकी, तो अमेरिका और ब्रिटेन ने स्ट्राइक की दोबारा हुतीज़ पे। ठीक है, अमेरिका और ब्रिटेन ने दोबारा स्ट्राइक की हुतीज़ पे, और हुतीज़ पे दोबारा स्ट्राइक की। और ये अब बड़ी एक अजीब सूरत हाल डेवलप हो गई कि पहले इसराइल ने स्ट्राइक्स की, फिर अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से स्ट्राइक्स हुई, और ये स्ट्राइक्स हुई, और उसके बाद ये है कि काफ़ी जगहों पे ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस स्ट्राइक्स ख़त्म होने के बाद थोड़ी देर बाद हुतीज़ ने कल लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग आवर्स में फिर इसराइल के ऊपर मिसाइल दाग दिए, यानी 7वीं मुसलसल रात है, हुतीज़ ने दोबारा मिसाइल दाग दिए, और ऐसे मिसाइल दागे कि पहली दफ़ा जो थर्ड डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव करना पड़ा। ठीक है, अच्छा अब इशू ये है सारा कि इसमें ये सूरत हाल ज़रा मेरा ख्याल है कि काफ़ी अब एक चैलेंजिंग हो गई है। ठीक है ना, टर्मिनली हाई एटीट्यूड डिफेंस सिस्टम, क्योंकि और हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं कि उनकी 3 तो अपनी हैं, और फिर अक्टूबर में उनकी तरफ से ये सिस्टम डिफेंस सिस्टम आया था। तो ये सिस्टम जो है ये पहली दफ़ा उनका जो है ये एक्टिव, अमेरिकन ने कहा है कि हमने पहली दफ़ा जो मिसाइल आए उसके नतीजे में ये सिस्टम हमें एक्टिव करना पड़ा। रॉयटर्स 5th। अच्छा मैं थोड़ा सा ज़रा अपने इस प्रोग्राम देखने वालों को बता दूँ कि एक्चुअली ये प्रोग्राम कुछ इस तरह से लोग ये पूछते हैं कि मैं किस तरह से दरमियान में क्या होता है, ये कि ये कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है सामने, मैंने कुछ भी नहीं है सामने टेलीप्रॉम्प्टर, तो बात कर रहा होता हूँ सारी। लेकिन ये है कि वो जो ऐसी जगह जहाँ पे स्लाइड्स वगैरह या कोई मैप्स दिखाने होते हैं, तो उनका एक प्रिंट आउट यहाँ रखा होता है, उसका एक नंबर होता है। तो मैं जब ये बात कहता हूँ ना कि 3rd या 4th या 5th, तो हमारी प्रोडक्शन टीम जो है ना उस मैप को, मिसाल के तौर पे ये मेरे मैप हाथ में है, तो इसका एक नंबर यहाँ पे मैंने प्रिंट आउट पे रखा हुआ है कि ये दिखा देना इस वक्त, तो मैं वो नंबर कॉल करता हूँ तो वो वहाँ से दिखा देते हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो इसको देख रहे हैं वो ये कहते हैं बीच में मैं 3rd 4th 2 3 ये क्यों कहता हूँ, ये मैं इसलिए कहता हूँ कि वो
न्यूज़ वहाँ दिखा दें, क्योंकि मैं उसको एक तो बात कर रहा होता हूँ, लेकिन जहाँ मैं समझता हूँ कि रेफरेंस देना ज़रूरी है। अच्छा, ये सारी ख़बरें होती हैं, लेकिन ख़बरों के अलावा जो इस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे जो बातें हैं, वो बातें ऐसी होती हैं कि जो कि टेलीग्राम चैनल से या व्हाट्सएप से या डायरेक्ट कांटेक्ट से या बहुत से सोर्सेज से, और फिर वो उसके ऊपर एक तजिया बिल्डअप हो रहा होता है, और इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर ये मामला उधर ही जा रहे होते हैं ऑलमोस्ट जहाँ पर अमूमन हम तजिया करते हैं, जैसे यूक्रेन रशिया जंग में शुरू में स्टार्ट हुआ था मामला, या इस प्रोग्राम में डिस्कस हमने करना शुरू किया था इस बात को कि इंडिया को प्रॉब्लम इस तरफ से नहीं होगी अपने पाकिस्तान बॉर्डर से, बल्कि उनको अपने जो उनका ईस्टर्न बॉर्डर है उस साइड पे क्राइसिस खड़ा होगा। ये मैं 3 साल से कह रहा हूँ, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे म्यांमार हो, या मणिपुर हो, या बाकी सारी बात। एनीवे आगे चलते हैं। तो ये मैं सिर्फ बताऊँ कि मैं नंबर्स इसलिए बीच में पकड़ता हूँ। अब इस पूरे सिनेरियो में एक तो ये हुआ कि इन्होंने फिर मिसाइल दाग दिया। अब ये हमने दिखा दी, मेरे ख्याल से राइटर्स को हमने दिखा दिया, राइटर्स को यूएस एंटी मिसाइल जो थॉट सिस्टम इन इजराइल यूज्ड टू इंटरसेप्ट प्रोजेक्टाइल फ्रॉम यमन। अच्छा, ये पहली दफ़ा जो है ना, ये पहली दफ़ा ये जो टाइम्स ऑफ इसराइल कह रहा है, इन फर्स्ट यूएस थॉट सिस्टम डिप्लॉयड इन इसराइल सेकंड, ठीक है ना, ये होती इंटरसेप्शन करनी पड़ी। तो ये तो एक बहुत ही बड़ी बात है कि अब वो सिस्टम भी एक्टिव हो गए, मतलब तमाम सिस्टम्स ख़त्म हो गए, और अब वो सिस्टम एक्टिव करना पड़ा हुतीस के हमले में, जो सिस्टम अमेरिका ने दिया है, और वो सिस्टम एक्टिव करना पड़ा। और उस मतलब अब इसके बाद अब क्या बचा है, मतलब, और ख़ास तौर पे जो मैंने आपसे बात की ना कि ये मामला जो है ये इस तरफ चला गया है कि अच्छा, ये अमेरिका की जो स्ट्राइक है, ये महर न्यूज़ एजेंसी 40th यूएस एंड यूके वॉर प्लेन्स कंडक्ट एयर स्ट्राइक्स ऑन यमन, ये रात को हुआ है, और उसके बाद जो है वो अच्छा, गजा का अटैक हमास, हुतीज नहीं, हमास, ये 39th गजा अटैक्स ऑक्युपाइड कुद्स विद मिसाइल्स, ये अभी अटैक हुआ, और इसको कंफर्म इसराइल का मीडिया कर रहा है इस क्लेम को कि दोबारा जो है वो गजा से अटैक हुआ है। अच्छा, अब गजा ये है 7 अक्टूबर 2023, और हम ख़त्म हो रहा है 2024, और हमास मौजूद है, हमास मौजूद है, याहिया सिनवर, हमास गजा में मौजूद है, और गजा से उन्होंने अटैक्स किए हैं, और उसके बाद उन्होंने अपना अलाम। अब ये एक सूरत हाल बड़ी बहुत ही अजब सूरत हाल है, और अमेरिकन को अपना एक्टिव करना पड़ा, उनके तीनों सिस्टम्स फेल हुए। और ऐसा ये जो मिसाइल गिरे हैं ना आके यमन के हुतीस के, इसमें जो एक पहली दफ़ा एक चीज़ हुई है कि ये वेस्ट बैंक और यरूशलेम और इन इलाकों में सायरन बजे हैं। इससे पहले ये था कि जो इलात की और ये जो तल अवीव में और सेंट्रल जो इलाके हैं वहाँ पे ज़्यादा तकरीबन वहीं पे हिट होता था, वहीं जाते थे मिसाइल। ये जो है ये इस तरफ वेस्ट बैंक और यरूशलेम आसपास के जो गांव हैं, सारे शहर, यहाँ पे सायरन बजे हैं फर्स्ट टाइम। पहले भी बजते रहे हैं, लेकिन यमन की तरफ से गालिबन ये पहली दफ़ा यहाँ पे कुछ इलाकों पे वो गिरे हैं, कुछ डेबरी गिरी है, वो इंटरसेप्ट हो गया ऊपर, लेकिन डेबरी तो नीचे गिरती है उसकी। तो वो एक अजीब क्यास है कि भाई यमन से हुतीज़ और गजा से अटैक साइमल्टेनियसली फोर्सेस। ये मैं आपको बहुत पहले बात कह चुका हूँ कि ये जो हिजबुल्ला ने सीज़ फायर किया है, तो हिजबुल्ला ने सीज़ फायर इसलिए किया है कि उनका सारे वेपन्स और सारा सिस्टम सेफ हो जाए, क्योंकि उनके लीडर्स तो चले गए हैं दुनिया से, सैयद हसन नसरुल्लाह और बाकी, लेकिन उनके जो इम्यूनेशन है वो सेफ रहे इस वक्त। तो इसलिए उन्होंने कहा सीज़ फायर, अच्छा ठीक है जी रोकते हैं, लेकिन वो आएंगे वापस, मार्क माई वर्ड्स, वो वापस आएगा हिजबुल्ला ख़त्म नहीं हुई है। क्या आदतें ख़त्म होती हैं लेकिन फिर नहीं आ जाती हैं फ़ौरन। तो ये एक सिनेरियो क्रिएट हुआ बहुत ही अजब, ठीक है। और इसमें मतलब है कि अगर मतलब क्या सीज़ फायर अगर होता है, नहीं होता, जंग बंदी होती नहीं, तो हमास मौजूद है अपनी जगह। तो ये एक बहुत बड़ी डिज़ास्ट्रस, और मैं उसको मुझे याद आते लॉयड ऑस्टिन की वो स्टेटमेंट कि उन्होंने बहुत शुरू में कहा था कि स्ट्रेटजिक डिफीट होगी इसराइल को, अल्टीमेट स्ट्रेटजिक डिफीट होगी, जितना इसको खींचेंगे स्ट्रेटजिक डिफीट होगी। तो अब तो ये किस्सा ही ख़त्म हो गया ना कि हमास भी अगर मौजूद है तो फिर क्या भाड़ की है, 1.5 लाख लोगों को शहीद करके वहाँ पे क्या किया, बच्चों को औरतों को मार के। तो ये एक नया क्राइसिस क्रिएट हो गया। उधर PKK की सुलह हो रही है तैयब एर्दोगन के साथ, और साथ ही ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं
अब्बास अरागची, वो चाइना में मौजूद हैं। उनकी चाइना में वांग ली से मुलाकात हुई, इंतहाई इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है। और वो मुलाकात इसलिए हुई है कि उसका जो मुश्तरका एलामिया है, वो जो एलामिया जारी हुआ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें एलामिया में एक तो बात यह है कि जी अगर हम दिखाते हैं ग्लोबल टाइम, जो बाकी किसी भी मीडिया, ईरानियन मीडिया दिखाते हैं, वहाँ कोई भी दिखाते हैं, उसमें 3-4 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक डायलॉग का जिक्र है उसमें, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये वो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो कि स्ट्रेटेजिक, लफ्ज स्ट्रेटेजिक पे गौर करें, जो कि चंद मुल्कों के साथ जो है वो चाइना ने की हुई है, जिसमें सऊदी अरेबिया भी है। इसीलिए इसमें ग्लोबल साउथ का जिक्र है। और दूसरी बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर इसी इलामिया को हम आगे चलें लेके, तो उसमें जिक्र है कि जो सीरिया है वो गैर मुल्की ताकतों का मैदान नहीं बनेगा जंगों का, ठीक है ना। रिलेशनशिप दो कंट्रीज की, ये पूरा इलामी है। हाफ अ सेंचुरी, शेयर्ड वैल्यूज हैं, इंडिपेंडेंस वगैरह, बहुत ज़बरदस्त इलामी है ये चाइना का और ईरान का। लेकिन इसमें सऊदी अरब का जिक्र है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस इलामिया में सऊदी अरेबिया का जिक्र है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। और फिर उसमें यह है कि एससीओ का मेंबर भी है, फिर ब्रिक्स का मेंबर भी बन रहा है, वो सारा जिक्र है इसमें। लेकिन सऊदी अरेबिया का इलामिया में जिक्र होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो बात यह है कि सऊदी अरेबिया जो है वो उसके, और ब्रिक्स का मेंबर भी है, ग्रेटर ब्रिक्स कॉर्पोरेशन, और साथ ही एससीओ का मेंबर भी है, वो उसको इन्होंने इलामिया में इंडोर्स किया है। साथ ही कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी याद की है, ग्लोबल साउथ का बार बार नाम है। और फिर उसके बाद जो है ये कहा है उसमें कि बैटल ग्राउंड नहीं बनेगा ये गैर मुल्की ग्रेट पावर रेवलरी का, ठीक है ना। ये जियो विक्टिम बनेगा सीरिया जो है, ये मिडिल ईस्ट, ये जियो पोलिटिकल स्ट्रगल्स का, एक्सटर्नल पावर्स का, ये वर्डिंग बड़ी स्ट्रांग वर्डिंग है। और फिर उसके बाद ये है कि जी पीस स्टेबिलिटी चाहिए। और अगर आप लास्ट 2 या 3 लाइंस देखें तो बोथ पार्ट्स सपोर्ट द कंटिन्यूड रिकंसिलिएशन मोमेंटम बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया आफ्टर द restoration of diplomatic ties and encourage regional countries to maintain dialogue and consultations. At the statement ये ध्यान में रखें कि सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान तलखी जो है वो, या कशीदगी जो है हमारे दो बरादर ममालिक के दरमियान, वो चाइना ने ख़त्म करवाई थी। और वो इस खत्ते की पूरी जो जियो पोलिटिकल सिनेरियो है उसके अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली थी कि दोनों मुल्कों के दरमियान टेंशन ख़त्म हुई, और दोनों के साथ एक दिन शी जिनपिंग सऊदी अरेबिया में तो अगले दिन तेहरान में थे। ये इस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हुई थी दोनों मुल्कों के साथ। तो चाइना की तरफ से ये बात इंडोर्स करवाई गई है दोबारा कि सऊदी अरेबिया और जो ईरान के दरमियान चाइना के ज़रिए जो सुलह करवाई गई थी, हम उम्मीद करते हैं कि वो सुलह, और जब चाइना की उम्मीद का बात करता है तो उसमें एक यकीन होता है कि हम इस बात को इंश्योर करते हैं कि ये बात आगे बढ़ेगी। कहीं ना कहीं इसमें चाइना इन्वॉल्व है, ये पीकेके की, चाइना भी इन्वॉल्व है और रशिया भी इन्वॉल्व है, पीकेके और टर्की के दरमियान सुलह। क्योंकि जो पीकेके के दूसरे स्पॉन्सर्स हैं वो चाहते थे कि लड़ाई जारी रहे, पीकेके की लड़ाई होती रहे टर्की के साथ, लेकिन इसमें चाइना और रशिया कहीं इन्वॉल्व हैं। ये मैं अपनी कुछ सोर्सेज की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि पीकेके की सुलह हो जाए टर्की के साथ और ये कशीदगी जो है ख़त्म हो। अमेरिका सपोर्ट कर रहा था पीकेके को, तो और बाकी भी, लेकिन अमेरिका भी ज़ाहिर है इस वक्त नहीं चाहेगा कि टर्की उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नेटो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक सी तक पहुँचना और ये सारा। तो ये बड़ी इंकरेजिंग बात है कि इसमें चाइना ने इस बात को इंडोर्स किया है कि पीकेके के साथ मामला ख़त्म हो जाएं। अमेरिका ने भी यकीनन बहुत ज़्यादा जोर नहीं डाला होगा। ट्रंप खड़े हो गए हैं चाइना के लिए, और ट्रंप ने, मैं चंद लम्हात है फिर ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लूँ। ट्रंप जो है उन्होंने कहा है कि जो टिकटॉक है, टिकटॉक मेरे ख्याल से पता होगा पाकिस्तान में लोगों को, टिकटॉक एक चीज़ होती है, ठीक है ना, काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं। 1 बिलियन आबादी दुनिया की आबादी इस्तेमाल कर रही है टिकटॉक। और बाइट डांस कंपनी है चाइना की जो ओन करती है, 2012 में टिकटॉक आई और उस पर मेरे ख्याल से 3 मिनट तक शायद वीडियो, 60 सेकंड 3 मिनट तक, लेकिन वो कहते हैं शायद 60 मिनट तक हम इसको बढ़ाएंगे कमिंग डेज में। बट टिकटॉक एक बड़ा पावरफुल टूल है। ट्रंप साहब ने जनाब आज सुप्रीम कोर्ट में अमेरिका के उन्होंने एक दरख्वास्त डाल दी है कि 19 तारीख को वो डेट खत्म हो रही है जिस डेट तक बाइडेन इंतजामिया ने कहा था कि टिकटॉक जो है बाइट डांस या तो वो अमेरिका के हैंड ओवर हो जाए या बंद हो जाए, क्योंकि ये हमारा सिक्योरिटी थ्रेट है। ट्रंप ने कहा है कि 1 मिनट ठहर जाए, ये सोशल मीडिया एप्लीकेशन, उस पर तो मेरे 14 मिलियन से ज़्यादा जो है वो फॉलोअर्स हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि आप इसको, जो लास्ट डेट है, अच्छा 19 को ये आखिरी डेट है टिकटॉक बंद करने की अमेरिका में, और 20 को ट्रंप
की तकरीब हलफबरदारी, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे आने तक इसको रोक दे सुप्रीम कोर्ट, मैं आके इसको किसी और अंदाज में तय करूंगा, टिकटॉक बंद ना करें। मैं तमाम दुनिया में सोशल मीडिया और फ्री स्पीच को मुकम्मल तौर पे खोलने का कायल हूं, और ये मेरा एक मिशन है कि कोई किसी किस्म की मुल्क अमेरिका में कहीं पर ज़बाबंदी नहीं होगी, खासतौर पे सोशल मीडिया। तो टिकटॉक जो है, जिसको 19 तारीख को बंद करना था अमेरिका में, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने रिक्वेस्ट की है सुप्रीम कोर्ट से कि उसको आप मुलतवी कर दें। मैं जब अगले दिन हलफ उठाऊंगा तो मैं इसको किसी और सियासी अंदाज में डील करूंगा। टिकटॉक तो मेरा फेवरेट सोशल मीडिया जो है, टिकटॉक डोनाल्ड ट्रंप। तो ये एक बहुत बड़ी, और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं दोबारा ये बात कह रहा हूं, मैं सिर्फ एक बात, ये ट्रंप की टीम जो आ रही है, आपको याद है खान साहब के दौर में एक बात चली थी कि कर्जा कमीशन बना था कि पिछले इतने सालों में कर्जा, कि यहाँ पे जो भी बाबू जो भी बैठे हैं लोग, वो जो भी बात कहते रहे, मैं जिसके भाई आइडिया था, जो भी आइडिया था, ये आपको पता है ओरिजिनेट कहां से हुआ था कि कर्जा दिए तो उसका हिसाब किताब चाहिए। ट्रंप दौर था, और फिर जैसे ही वो खत्म हुआ, ट्रंप दौर, बाइडेन, आगे पीछे दाएं बाएं, तो वो कर्जा कमीशन भी तहलील हो गया। याद है कर्जा कमीशन, इतने सालों में कर्जा कितना लिया है, ये एक मुल्क को नहीं किया था, कई मुल्कों को मैसेज किया था दुनिया कि आपने कितना कर्जा लिया, जरा उसके नाम हमारे सामने लाएं। खान साहब ने कर्जा कमीशन बनाया था जी। ये ओरिजिनेट कहां से हुआ था, ये अवक्फा में मैं अब क्या बात करूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यहाँ पर जो हमारे शायद अकाबरीन है, उनको अंदाजा नहीं है कि आगे आने वाले दिनों में, वरना ये सारी अटकेलियां ना हो रही होती सर। कर्जा कमीशन ये अच्छे कई मुल्कों को मैसेज किया था, पाकिस्तान में भी आया था, खान साहब ने उसको बना दिया था कर्जा कमीशन, लेकिन फिर क्या हुआ था, उधर चेंज हुआ था तो साथ ही कर्जा कमीशन भी तहलील हो गया था पाकिस्तान का। किस आपने इतने सालों में कितने मुल्कों ने कितने कर्जे लिए हुए, और जब ये बात हो रही थी तो इस पर चाइना भी शायद ऑन बोर्ड था जी, और बाकी मुल्क भी ऑन बोर्ड थे कि वो कहाँ हैं, पैसे कहाँ खर्च हुए हैं कर्जे के। जी, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जानिब से कहा गया कि नून लीग ने कामयाबी से हुकूमत करनी है तो इत्तेफाक राय से फैसले करने होंगे। पता नहीं, आपस में ज़ाहिर सियासी जमातें हैं ये, क्योंकि अरेंजमेंट टूट रहा है तो ये, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात यहाँ पे बताऊँ, देखें आज बड़ा अफसोसनाक वाक़या, आज नहीं काफ़ी दिनों से, कि हमारी जो मगरबी हमारा बहुत ही हमारा करीबी, बहुत हमारे आप समझें कि बहुत अच्छा हमारा पड़ोसी अफगानिस्तान, जहाँ के हालात बड़े मखदूश रहे हैं पिछली कई दहाइयों से, उनकी तरफ से भी आज जवाबी हमले हुए। हमारी तरफ से कहा गया कि जी वो नाकाम बना दिए, उनकी तरफ से कोई और बात हो रही, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसका एक मुज़ाकरात का और मामलात को हल किया जाए, ये मुनासिब नहीं है। दूसरी बात जो ये है कि वहाँ से किसको ला के बसाया गया, कैसे हुआ सारा ये हुआ, ये मामला जो है उस वक्त की, आज की और उस वक्त की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ऑन बोर्ड थी। देखें, होता ये था कि जब ये सिक्योरिटी मसाइल ये हो रहा था ना अफगानिस्तान के, जब फौजों का इनकलाब हो रहा था, तो यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी के इजलास होते थे। अच्छा, खान साहब ये कहते थे, मैं सारे को याद है तो मुझे अलामिया दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इस वक्त मैं थोड़ी बात करके आगे निकल जाऊँगा। खान साहब कहते थे मैंने नहीं जाना उसमें, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। तो उसमें फिर जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उनकी तरफ से डेलीगेशन जाता था, शाह महमूद साहब होते थे, मेरा ख्याल है बाकी लोग होते थे, 3-4 लोग, मैं इस पर तफसीलन बड़ी लंबी बात कर सकता हूँ, मैं नहीं करना चाह रहा। ये नहीं जाते थे, खान साहब कहते थे मैं नहीं जा रहा, और हर एक को पता है कि ये सबको जो मैं बात कर रहा हूँ सबके जहनों में आ गया होगा। वहाँ से जो है वो PDM की जमातों के रहनुमा आते थे, कभी बिलावल आते थे, कभी दूसरे लोग आते थे। अब वहाँ पे बाजवा साहब फैज साहब ब्रीफिंग देते थे, बाद में ही आता था खान साहब मैं नहीं जा रहा। वो ब्रीफिंग्स होती थी और वो ब्रीफिंग्स में डिस्कशंस होते थे और सारे सिक्योरिटी के मामलात पे उनको ऑन बोर्ड लिया जाता था। वो वहाँ सिक्योरिटी डिस्कस होती थी या कुछ और डिस्कस होता था, क्योंकि बाद में तो उन्हीं की हुकूमत आ गई, तो वो एक अलग कहानी है। मैं तो नहीं था मीटिंग में, लेकिन बार अलामिया ये होता था कि सिक्योरिटी के मामलात पे सबको ऑन बोर्ड लिया गया, सबको ऑन बोर्ड लिया गया, क्योंकि उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का ये था कि एक फैसला ना हो बल्कि सारी पार्टियों को,
सबको याद आ गया होगा। हमेशा कुछ दिनों के बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी और पीडीएम भी पहुंच गई, सब पहुंच गए, उसमें शाम में सब पहुंच गए, ब्रीफिंग हो रही। तो क्या होती थी ब्रीफिंग? यही होती थी ना अफगानिस्तान के मामलात के बाद से लेके। मैंने कंप्लीट अलामी तैयार है, मैं दिखा भी सकता हूँ नामों के साथ, लेकिन मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूँ, हर एक को याद है कि ये होता था। मतलब इतनी कोई पुरानी बात नहीं कि मुझे अलामी दिखाने पड़े। खान साहब कहते थे कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा, मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा इनसे। तो खान साहब पीछे रहते थे, इनकी जो उधर से पीटीआई की गवर्नमेंट, इधर से पीडीएम की पार्टियां, सारे बैठते थे और ब्रीफिंग होती थी इस्लामाबाद में। अब उसमें सिक्योरिटी डिस्कस नहीं होती थी तो क्या डिस्कस होता था? और फिर ये होता था कि तैप आ गया, उसमें ये किया जाएगा, ऐसे किया जाएगा, बड़े गुडी अलामी आते थे। कुछ दिनों के बाद वो हुकूमत चली गई, ये आ गए पावर में। अब मसला ये है कि वो जो ब्रीफिंग उनको थी, वो इनको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी या काउंसिल या जो भी था, सारे अलामी कल दिखा दूंगा, हर एक को पता है ये क्या है, क्या था, होता था। अब मसला ये कि सब ऑन बोर्ड थे। ये अफगानिस्तान पॉलिसी जब भी डिस्कस हुई है, जब भी फाइनलाइज हुई है, इवन मुशर्रफ साहब के दौर में जब वहां से जो भी मामला प्रेशर आया अमेरिका की तरफ से, तो मुशर्रफ साहब ने सारी सियासी जमातों को बुलाया। मेरे ख्याल से मुस्लिम लीग शायद उसमें नहीं गई थी, पीपल्स पार्टी, लेकिन उन्होंने सबको बुलाया। खान साहब भी थे उसमें, मौलाना साहब भी थे उसमें, अजहर खान साहब मरहूम भी थे उसमें, काजी साहब भी थे। तमाम जमातों को उन्होंने इन्विटेशन भेजा था कि मैं फैसला लेने जा रहा हूं, तो मैं सारी पार्टियों को ऑन बोर्ड लूंगा कि भाई ये सूरत हाल है। और सारे जो हैं वो इस बात पे तो एग्री कर गए थे कि हाँ हमें एक ऐसी सूरत हाल डेवलप हो गई है, लेकिन ये है कि हमें मजीद स्टैंड लेना चाहिए। बहरहाल तो बात ये है कि ये जो है वो तो, लेकिन उन्होंने ऑन बोर्ड जरूर लिया था क्योंकि बहुत बड़ा पॉलिसी डिसीजन था। इसी तरह से जब खान साहब के दौर में ये हो रहा था तो बड़ा पॉलिसी डिसीजन था। तो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने, वो किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, किसी वजह से हट छोड़ दें, उन्होंने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लेके यहाँ पे ये कमेटीज के इजलास होते थे और खान साहब नहीं आते थे उसमें। मैं फिर रिपीट करूँ, खान साहब को अलग होता होगी ब्रीफिंग या क्या होता होगा। तो बात यह है कि जो पॉलिसी डिसीजंस होते हैं वो रियासतों में सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाता है उस वक्त। अब उसमें इख्तलाफ हो या सबका इत्तेफाक हो वो अलग चीज़ है, ऑन बोर्ड जरूर लेते हैं। ये तो नहीं हो सकता कि 10 पार्टियां 10 की 10 कह दें कि हाँ ऐसे होना चाहिए, मुशर्रफ साहब के दौर में जैसे हुआ। या लेकिन ये जो अलामी आते थे इसमें सारे कहते थे कि सब सही है सर, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं होता था कि कोई खड़ा हो गया किसी ने कहा मैं बाइकआउट करता हूं, सवाल ही पैदा नहीं होता, पेपर पढ़ा, ऐसा नहीं है, सब ब्रीफिंग में आराम से। अच्छा, तो ये एक कुछ मुल्क के फैसले होते हैं, ठीक है। और उस वक्त बहुत अच्छा हुआ कि जो भी डिसीजन हुए वो एक सारी कमेटीज की ब्रीफिंग के दौरान हुए। वहीं तो आमना सामना होता था ना पॉलिटिकल जो अपोजिशन की पार्टियां थी उनका और बाजवा साहब का और फैज साहब का, जो सरकारी मुलाकात होती थी वो तो वहीं होती थी ना, गैर सरकारी पता नहीं होती थी या नहीं होती थी, जो पब्लिक में तो उन्हीं कमेटीज में होती थी ना। ये मेरे ख्याल से पार्लियामेंट हाउस में होती थी मीटिंग या जहाँ भी होती थी। बार एनीवे मैं ऐसे ये बता रहा हूँ। दूसरी जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये ईरान की तरफ से थी। उधर प्रेसिडेंट पुतिन ने आज़रबाईजान के जो सदर हैं उनसे माजरत की है और ये कहा है कि वो जो जहाज़ क्रैश हुआ था वो जो है वो उस दौरान हमारे जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम था वो एक्टिव था। अच्छा, उन्होंने माजरत एज सच नहीं की, उन्होंने कहा हमारा फ़ोन किया है, अपोलोजाइज़ का लफ्ज़ शायद इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने कहा कि ये बहरहाल ताज़ियत और माजरत कह लें जैसे भी। ये जहाज़ जो है ये बदकिस्मत जहाज़, लेकिन इसमें काफ़ी लोग जहाँ तक हो गए, बहुत बच भी गए। ये जा रहा था, इसने ग्रोजनी लैंड होना था, ग्रोजनी के अंदर रेडार सिस्टम एक्टिव था। तो उन्होंने ये था कि कोई भी बाहर से कोई जहाज़ आए या एयर स्पेस में दाखिल हो जो कि पता ना हो कि ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो बहरहाल वो वहाँ से कोई मिसाइल शायद फायर हो गया। आज़रबाईजान की तरफ से अभी तक रिस्पांस नहीं आया। उन्होंने यकीनन अगर बात की प्रेसिडेंट पुतिन से तो दरमियान में कोई ऐसी बात हुई होगी जिसके ऊपर दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत अच्छे ताल्लुक आते हैं। और लेकिन ये बदकिस्मत एक वाक़या पेश आया। ये जो एरर होता है, इस किस्म के एक्सीडेंटल वाक़यात पेश आ जाते हैं दरमियान में, वो बड़ी बदकिस्मती है। और ख़ास तौर पे जब मिसाइल्स की बारिश हो रही हो इधर से उधर और जहाज़ मुसाफिर जहाज़ दरमियान में हो, तो ये बहुत अच्छा हुआ क्योंकि आज़रबाईजान की जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से भी कहा गया था कि ये जहाज़ जो है ये मिसाइल के नतीजे में गिरा है और ऐसी रिपोर्ट्स थी। तो आज प्रेसिडेंट पुतिन ने बात कर ली। इसी दौरान एक और मामला हुआ है, उधर फिनलैंड जो है प्रोग्राम में थोड़ा एक नया माउस उधर खुल गया है। ये फिनलैंड जो ये है बाल्टिक स्टेट्स है ना। अच्छा, बाल्टिक स्टेट्स नहीं, सॉरी, बाल्टिक सी का एक मुल्क है जिसमें फिनलैंड है, स्वीडन है, रशिया है और जर्मनी है,
पोलैंड है, ये अगर आप देखें ना बाल्टिक सी का जो मैप है तो उसमें ये आपको सारे मुल्क नजर आएंगे, एक तरफ आपको बाल्टिक स्टेट्स नजर आएंगी। अच्छा, बाल्टिक स्टेट्स 3 है, यानी लैटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया। तो अगर आप उसको देखें ना तो एक तरफ ये बाल्टिक सी जो है, एक तरफ इसके ये 3 रियासतें हैं, 3 मुल्क हैं जिनको बाल्टिक स्टेट्स कहते हैं, और जो दूसरी साइड है इसकी, यानी एक तरफ, ठीक है ना, तो ये बाल्टिक स्टेट्स 3 है। जब हम कहते हैं बाल्टिक रियासतें तो 3 है, 3 ये हो गई, लेकिन जो बाल्टिक सी है उसके बड़े उसके, यानी आप समझ लें कि वो अलग है उसके। अच्छा, अब ये हुआ कि वहाँ पर जो एस्टोनिया से फिनलैंड, एस्टोनिया और फिनलैंड, यानी बाल्टिक स्टेट्स का एक मुल्क और फिनलैंड उधर, लैटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, ये 3 है, इधर फिनलैंड, इनके दरमियान जो केबल जा रही है वहाँ पे शैडो शिप होता है, पुराना सा गोस्ट शिप जो होता है ना, ईगल एस के नाम से, वो जहाज कहीं भटकते भटकते वो सेंट पीटर्सबर्ग से वो पोर्ट सईद इजिप्ट जा रहा था, वो दरमियान में केबल जो एंटर सी केबल, पहले बिजली के कटे, फिर पता नहीं क्या कटे, फिर क्या, उन्होंने कहा जो ये तो सैबोटाज हुआ है, नेटो अलर्ट हो गया सारा। ये जो एस्टलिंक 2, एस्टलिंक 1, वो पहले कुछ कटे फिर कुछ कटे, वो जहाज से उन्होंने कहा सैबोटाज कार्रवाई। ये रशिया ने कोई जवाब ही नहीं दिया इस पर। उन्होंने कहा भाई गोस्ट शिप है, ये जो है ये पता नहीं वो केमन आइलैंड में रजिस्टर्ड है, रशिया से जा रहा था। अच्छा, वो अमेरिकन कह रहे हैं कि ये गोस्ट शिप है ईगल एस के नाम से, और ये जो है ये वो है जो कि सैंक्शंस के बाद जो है ये यहाँ से रशियन ऑयल लेके सारे मुल्क, सारी दुनिया में इधर उधर घूमते हैं गोस्ट शिप्स। तो उन गोस्ट शिप्स में से एक है, तो रशिया ने जवाब ही नहीं दिया कि गोस्ट शिप होगा तो होगा, ये तो हमें नहीं पता। वाला तो ऑयल लेके जा रहा था, दरमियान केबल कट गए, तो नेटो वेटो अलर्ट हो गया सारा, उनका सैबोटाज है ये वो सारा। तो एक नया रौला जो है वहाँ पे फिनलैंड में पड़ा, लेकिन मेरे ख्याल से वो इतना बड़ा रौला नहीं है, लेकिन बड़ा रौला तो है। रौला तो रौला होता है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमैरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।